नमस्कार मित्रों, हार्दिक स्वागत अभिनंदन है दिशा कंप्यूटर क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। कुछ व्यक्तिगत कारण के कारण हमारे जो वीडियो थे वो नहीं बन पाए थे, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय में। यहाँ से देखिए, औपचारिक रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था की शुरुआत होने जा रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं की नज़र से भारतीय अर्थव्यवस्था में कह सकते हैं 5 या 6 प्रश्न अवश्य आते हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग व्यक्तिगत रूप से कह सकते हैं कि आप अपना रजिस्टर तैयार कर सकते हैं, जिस पर आप बहुत ही महत्वपूर्ण 60 नोट्स आपको मिलेंगे, वो आप लोग लिखते रहेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय में। भारतीय अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो सामान्यतः आपको ये पहले से ही ज्ञात है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जैसे लगभग 600 वर्षों तक यहाँ पर विदेशी आक्रमणकारियों ने शासन किया है, उसके बाद अंग्रेजों ने 190 वर्षों तक शासन किया है। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था रही है वो लंबे समय तक एक अधीन अर्थव्यवस्था रही, अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा व्यापार तो बहुत उन्नत था, परंतु ये दूसरे कह सकते हैं कि व्यक्तियों के अधीन रह करके इसने अपने व्यापार को या अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। उसके बाद में जब हमारा देश स्वतंत्र हो जाता है, उसके पूर्व ही हम लोगों ने कई बहुत सी कह सकते हैं योजनाएं प्रस्तुत की थी, और जब हमारा देश स्वतंत्र हो जाता है तब हमारे यहाँ आर्थिक नियोजन प्रारंभ होता है, और तब से औपचारिक रूप से अर्थव्यवस्था के दर्शन हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे उसके पहले हमें विश्व की अर्थव्यवस्था के थोड़े बहुत दर्शन हो जाने चाहिए, हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए कि आखिर विश्व में अर्थव्यवस्था की शुरुआत कब से मानी जाती है। देखिए, सामान्य रूप से अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था का प्रारंभ माना जाता है, तो कुछ लोग ये कह देते हैं कि जो एक बहुत प्राचीन ग्रंथ है अर्थशास्त्र, जिसके लेखक चाणक्य या कौटिल्य हैं, उससे अर्थव्यवस्था का प्रारंभ माना जाता है। परंतु ये बात कह सकते हैं कि अधूरी बात कही गई है। यहाँ पर जो अर्थशास्त्र है वो एक राजनीति की पुस्तक है। उसमें अर्थ की अगर बात करें तो सिर्फ करों की वसूली की बात की गई है कि किस प्रकार से राजा को करों की वसूली करनी चाहिए और उसे अपने राजस्व में वृद्धि करनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में, तो इसमें ध्यान रखना है कि जो यूरोपीय देश हैं उनका अति महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। देखिए, जैसे अर्थव्यवस्था के जो जनक माने जाते हैं, लिख लेंगे आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, अर्थव्यवस्था के जनक। जी बताइए, कौन है अर्थव्यवस्था के जनक? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जी ये अर्थव्यवस्था के जनक माने जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो एडम स्मिथ हैं ये अर्थव्यवस्था के जनक माने जाते हैं। देखिए, इससे पहले भी बहुत से अर्थशास्त्री हुए हैं, परंतु उन्होंने अर्थव्यवस्था का इतना औपचारिक विवरण नहीं दिया है जितना एडम स्मिथ जी ने दिया है। इनका जन्म हुआ था स्कॉटलैंड के क्रिकाल्डी नामक शहर में 1723 में इनका जन्म हुआ था, और 1790 में इनका देहांत हो जाता है। अगर देखा जाए तो एडम स्मिथ एक सामान्य परिवार से संबंधित थे और आर्थिक नियोजन की बात उन्होंने प्रस्तुत की थी। अगर देखा जाए तो वास्तविक रूप से जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का आरंभ होता है वो 1776 में इनकी किताब थी, उसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस ये किताब कई बार पूछी गई है। जी ध्यान रखेंगे, ये किताब कई बार पूछी गई है, इंटर में भी पूछी जाती है, बीए में अगर ऑब्जेक्टिव पेपर है उसमें भी पूछ लेते हैं, और प्रतियोगी परीक्षाओं में तो पूछते हैं। देखिए, सामान्यतः ये जो वेल्थ ऑफ नेशंस है ये एक छोटा रूप है। इसका पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, अर्थात राष्ट्रों के धन के स्वरूप के कारणों की खोज पर एक कह सकते हैं कि निबंध, इसका ये नाम रखा गया है। तो एडम स्मिथ ने क्या किया है, औपचारिक रूप से 1776 में अर्थव्यवस्था की शुरुआत की है। और जो एडम स्मिथ ने अर्थव्यवस्था शुरू की थी, सामान्य रूप से अगर बात की जाए तो जो ये अर्थव्यवस्था थी ये धन रूपी अर्थव्यवस्था थी, धन का विज्ञान कहा था। एडम स्मिथ ने क्या कहा है कि जो अर्थव्यवस्था है उसमें किसका अध्ययन होता है, उसमें धन का अध्ययन होता है। एडम स्मिथ पूंजीवाद के जनक माने जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे भी हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार के विषय में, तो उसमें एक पूंजीवाद भी आता है जिसके जनक एडम स्मिथ ही माने जाते हैं। तो एडम स्मिथ ने बताया कि जो अर्थशास्त्र है वो क्या है, वो धन का विज्ञान है। ऐसे इसके नाम से ही स्पष्ट है। देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे, जी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अर्थशास्त्र। तो ध्यान रखना है, अर्थ का यहाँ पर हम एक शब्दार्थ निकालेंगे रुपया पैसा, और शास्त्र का हम एक शब्दार्थ क्या निकालेंगे कि अध्ययन करने की शाखा, अर्थात वह शाखा जिसके अंतर्गत धन का अध्ययन किया जाता है उसे हम अर्थशास्त्र कह सकते हैं। तो एडम स्मिथ ने बताने का प्रयास किया कि अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है जो राष्ट्र के धन के कारणों की खोज पर एक व्यापक ब्यौरा प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार से एडम स्मिथ ने इसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया और यही इसके जनक माने जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इसे और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। एडम स्मिथ के बाद में अगर देखते हैं तो सामान्य रूप से एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था अल्फ्रेड मार्शल, वो आ जाते हैं। तो मार्शल क्या कहते हैं, मार्शल कहते हैं कि जो अर्थशास्त्र है वो कल्याण का विज्ञान है, कल्याण का शास्त्र या कल्याण का विज्ञान। देखिए, ये भैया जो मार्शल हैं ये अति महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री माने जाते हैं, और इन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र कल्याण का शास्त्र है, अर्थात अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मानव के कल्याण की बात कही जाती है, उसे ही इन्होंने अर्थशास्त्र कहा है। इनकी एक भैया किताब है, आपको ध्यान रखना है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। कई बार ये किताब पूछ ली गई है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। जी, प्रिंसिपल ऑफ
इकोनॉमिक्स, ये एडम स्मिथ की किताब है जो सामान्यतः कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र के सिद्धांत के नाम से जानी जाती है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा अर्थशास्त्र को शुरू में, तो इंटर और फर्स्ट ईयर में जो किताब चलती है उसका शीर्षक भी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से बताया गया है। तो इन्होंने क्या कहा कि ये कल्याण का अर्थशास्त्र है। उसके बाद में एक और अर्थशास्त्री आ जाते हैं, यूरोपीय अर्थशास्त्री हैं, उनका नाम है भैया रॉबिन्स। ये ध्यान रखेंगे, एक है रॉबिन्स, एक है श्रीमती रॉबिन्सन। ध्यान रखना है कि जो रॉबिन्स हैं ये चुनाव के अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं, और जो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन हैं वो अपूर्ण प्रतियोगिता अर्थशास्त्र की जनक मानी जाती हैं। तो रॉबिन्सन ने क्या, माफ कीजिए, रॉबिन्स ने क्या बताया कि अर्थशास्त्र है चुनाव का विज्ञान। जी, किसका विज्ञान है ये चुनाव का विज्ञान है। चुनाव का मतलब ये होता है कि अर्थशास्त्र हमें ये बताता है कि हमारे पास बहुत से विकल्प हैं, हम उस विकल्प का चयन करें जो टिकाऊ हो, सस्ता हो, वह हमारे लिए बहुउपयोगी हो, हम उस वस्तु का चयन करें। ये किसने बताया है? ये रॉबिन्स ने बताया है कि अर्थशास्त्र के माध्यम से हम योग्य वस्तु का चुनाव कर सकते हैं। उसके बाद में आगे और हम बढ़ेंगे, इसकी एक और शाखा जाती है जो पीगू इस शाखा के कह सकते हैं श्रेष्ठ अर्थशास्त्री माने जाते हैं। इन्होंने कहा है कि सामान्य रूप से जो अर्थशास्त्र है वो समाज के विकास का या व्यक्ति के विकास का अर्थशास्त्र माना जाता है। इसमें पीगू आ जाते हैं, सैमुअल्सन आ जाते हैं। इन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र व्यक्ति के विकास का विज्ञान है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपना विकास करेगा, वो क्या है, वही अर्थशास्त्र माना जाता है। देखिए, सामान्य रूप से अगर कहा जाए कि यदि आपको अपना विकास करना है तो आपको धन की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। सामान्यतः ये भी कहा जाता है कि धन सब कुछ तो नहीं परंतु बहुत कुछ है, बगैर धन के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं पैसा तो हाथ का मैल है, ये है वो है, परंतु बगैर धन के अर्थव्यवस्था या फिर आपकी कोई भी व्यवस्था नहीं चल सकती है। धन एक अति आवश्यक बिंदु है, जिस क्षेत्र में हम जाएं उस क्षेत्र में धन की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। इसमें भैया एक और अर्थशास्त्री आ जाते हैं, भारतीय अर्थशास्त्री हैं जमशेद कैकुसरू मेहता या जेके मेहता। इनका मानना है कि जो अर्थशास्त्र है वो आवश्यकता विहीनता का अर्थशास्त्र है, आवश्यकता विहीनता। ध्यान रखेंगे, इनका यह मानना था कि व्यक्ति को अपनी आवश्यकताएं छोड़ देनी चाहिए, उसे संतुष्टि करनी चाहिए। उसे ही इन्होंने क्या कह दिया है, उसे कहा है यही अर्थशास्त्र है। तो एक अनुमान आप ये लगा सकते हैं कि जब व्यक्ति की इच्छा ही नहीं होगी तो वो कमाएगा क्या और खाएगा क्या। सामान्यतः जो अर्थशास्त्र का उत्पन्न होता है वो व्यक्ति की इच्छा से उत्पन्न होता है। जैसे पता चले कि अभी गर्मी आ रही हैं, बच्चों के मन में इच्छा जागृत हुई कि अब हमें गर्म कपड़े ले लेने चाहिए, तो उन्हें क्या किया कि जब इच्छा बलवती हो जाती है तब वो मांग बन जाती है। फिर वो अपने पेरेंट्स से मांग करेंगे कि हमें अच्छे कपड़े चाहिए जो गर्मियों के अनुकूल होने चाहिए, यानी कि जो कह सकते हैं कि गर्मियों में पहने जा सकें। तो क्या होगा कि पहले उन्होंने मांग की अपने माता पिता से कि हमें गर्मियों के कपड़े चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि जब मांग प्रबल हो जाती है तब जो माता पिता होंगे वो रोजगार के साधन ढूंढते हैं या कोई भी आय का साधन ढूंढते हैं जिससे उन्हें धन की प्राप्ति हो सके और वो अपने बच्चों की मांग की कह सकते जो इच्छा है या जो मांग है उसकी पूर्ति कर सकें। तो अर्थशास्त्र का जो जन्म होता है वो इच्छा से होता है। अगर हम अपनी इच्छा को मार देंगे, हमें कपड़े की आवश्यकता ही नहीं है, जूते की आवश्यकता ही नहीं है, तो अर्थशास्त्र कहां चल सकेगा, अर्थशास्त्र चल ही नहीं पाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से कुछ अर्थशास्त्री थे जिन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था का कौन सा रूप है। आगे हम लोग देखेंगे इसमें अन्य बिंदु में अर्थशास्त्र के प्रकार के बारे में। वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात करें तो सबसे पहले भैया आता है विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था। तो विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था में इसका जो सबसे पहला प्रकार बताया गया है वो है विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था का हम तात्पर्य लगाते हैं कि जहां पर प्रति व्यक्ति आय अधिक है, जहां पर राष्ट्रीय आय अधिक है, जीवन प्रत्याशा अधिक है, चिकित्सा की सुविधाएं उत्तम है, साक्षरता का स्तर उत्तम है, लिंगानुपात अधिक है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो मानवीय आवश्यकताएं हैं जब वो पूर्ण हो रही होती हैं उसे हम विकसित अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। ध्यान रखना है यहाँ पर विकसित अर्थव्यवस्था में जैसे यूएसए हो गया, यूरोपीय महाद्वीप के अधिकतर देश, यूरोपीय महाद्वीप के अधिकतर देश जो आते हैं वो विकसित अर्थव्यवस्था में आ जाते हैं। उसके बाद ध्यान रखेंगे भैया अगला जो इसमें बताया गया है वो है अल्प विकसित। अल्प विकसित का हम तात्पर्य लगाते हैं कि ऐसे देश जिनके पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है, इसके बावजूद वो विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं अल्प विकसित देश। जैसे ध्यान रखेंगे इसमें प्रमुख रूप से हम कह सकते हैं कि जैसे इसमें दक्षिणी सूडान आ गया, दक्षिणी सूडान आ गया, इसमें नाइजीरिया आ गई। आपको ये ध्यान रखना है कि अधिकतर जो अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं,
जी, अफ्रीका महाद्वीप के जो देश हैं वो सब क्या माने जाते हैं, वो सब इसमें आ जाते हैं। कुछ एशिया के भी देश इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। देखिए, एशिया के अधिकतर देश इसमें सम्मिलित इसलिए नहीं किए जाते हैं क्योंकि सामान्यतः एशिया में जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो फलीभूत यहाँ पर उपलब्ध हैं, तो इसलिए जो है कह सकते हैं कि अल्प विकसित में एशिया के अधिकतर देश नहीं रखे जाते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं विकासशील देश। विकासशील देश का तात्पर्य हम यहाँ पर ये लगाएंगे कि ऐसे देश जिनके पास प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और उन संसाधनों का वो प्रयोग करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, उन्हें हम कहते हैं विकासशील, या फिर ये विकास की ओर अग्रसर हैं। जैसे इसका सबसे जो उत्तम उदाहरण है वो कौन सा है, वो भारत है। भारत में सभी प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं, सभी प्रकार की धातुएं पाई जाती हैं, भारत में खनिज तेल भी पाए जाते हैं, सभी प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। देखिए, भारत में खनिज तेल पाए जाने का प्रमुख कारण क्या है कि प्रारंभिक समय में अगर देखा जाए तो इसके हम भूगोल की ओर पहुंचते हैं तो भारत जो कह सकते हैं कि इसका जो उत्तरी हिस्सा है, पहले वहां पर तैथिस सागर पाया जाता था। उसके बाद क्या हुआ कि जब प्लेट विवर्तन का सिद्धांत लागू हुआ और प्लेटें बढ़ती गई तो क्या हुआ कि जो तैथिस सागर के जीव जंतु थे वो सब क्या हुए, वो सब मृत हो गए और उनके जो अवशेष हैं वो आज क्या बन गए हैं, वही हमें पेट्रोलियम के रूप में मिल रहे हैं। जैसे असम से तेल मिल रहा है, हमें राजस्थान से तेल मिल रहा है, तो इसका प्रमुख कारण हम यही लगाएंगे कि जो तैथिस सागर के जीव जंतु थे, करोड़ों वर्ष पहले जो जीव जंतु के जो अवशेष थे आज वो हमें पेट्रोलियम के रूप में मिलते हैं। और कह सकते हैं कि जो करोड़ों वर्ष पहले, जैसे झारखंड हो गया, छोटा नागपुर पठार हो गया, वहां पर पर्याप्त मात्रा में कोयला पाया जाता है। तो इसका प्रमुख कारण हम ये लगाएंगे कि जुरासिक युग में यहाँ पर बहुत विशालकाय वन पाए जाते थे, वो वन नष्ट हो गए, उन पर कई परतें जमती चली गई और आज जो वहीं जो कह सकते पेड़ पौधे थे उनके जो अवशेष हैं हमें वो कोयले के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे भैया, इसमें भारत हो गया, इसमें ब्राजील हो गया, इसमें चीन हो गया, इस प्रकार के जो आदि देश हो गए हैं ये इसमें दक्षिण अफ्रीका हो गया, ब्रिक्स वाले जो देश हैं वो इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तो ये देश इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, आगे देखना है भैया स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। सबसे पहले जो इसमें अर्थव्यवस्था आती है वो आती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से हम ये तात्पर्य लगाते हैं कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का एक अधिकार होता है उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। सरकार की इसमें नगण्य भूमिका होती है, जो पूंजीपति होते हैं वही इसको आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं और पूंजीपतियों का जो अधिकतम उद्देश्य होता है वो अधिकतम लाभ अर्जित करना। तो इसमें प्रमुख रूप से अगर देखें सबसे जो सफल उदाहरण है वो कौन सा है, वो अमेरिका है। जी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सबसे सफल उदाहरण कौन सा है, अमेरिका है। उसके बाद ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, ये सब इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। ये सब इसके प्रमुख उदाहरण माने जाते हैं। अब ध्यान रखना है आपको कि जैसे पूंजीवाद के जनक कौन माने जाते हैं, अभी आपको बताया गया था कि जो पूंजीवाद के जनक माने जाते हैं वो हैं डॉक्टर, माफ कीजिए, एडम स्मिथ। पूंजीवाद के जनक कौन है, वो हैं एडम स्मिथ। उसके बाद में अगली जो अर्थव्यवस्था आती है वो आती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी का तात्पर्य हम ये लगाएंगे कि जहां पर उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है या समाज का एक अधिकार होता है उसे हम कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। तात्पर्य यह है कि जब पूंजीपतियों ने तीव्रता से मजदूरों का शोषण प्रारंभ कर दिया तो जर्मनी के ट्रीब्स नगर में एक महान दार्शनिक हुए कार्ल मार्क्स, उन्होंने क्या किया कि सभी पूंजीपतियों का तीव्रता से विरोध किया और कहा कि जो उत्पादन के साधन है उस पर समाज का एक अधिकार होना चाहिए और उन्होंने बहुत कह सकते हैं कि वो मजदूरों के मसीहा बन गए। उन्होंने नारा दिया कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, पाने के लिए तुम्हारे पास पूरा संसार पड़ा है और खोने के लिए सिर्फ तुम्हारे जंजीरें हैं। इस प्रकार से एक और उन्होंने नारा दिया था कि धर्म जनता के लिए अफीम है। तो इस प्रकार से कार्ल मार्क्स ने क्या किया, व्यापक विरोध किया पूंजीपतियों का और एक नई हमें कह सकते हैं अर्थव्यवस्था देखने को मिली, उसका नाम था समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसके जनक जो माने जाते हैं वो कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स माने जाते हैं। इसका सबसे उत्तम उदाहरण है भैया रूस, उसके बाद चीन। देखिए चीन ये उस समय की बात है जब इसका जन्म हुआ था। वर्तमान समय अगर हम देखें तो चीन भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आ गया है। ये प्राचीन समय की बात कर रहे हैं तो रूस हो गया, चीन हो गया, इस प्रकार से ये समाजवादी। और इसमें अगर देखें तो प्रमुख रूप से उत्तर कोरिया भी समाजवादी अर्थव्यवस्था में ही आ जाता है। आगे देखेंगे समाजवाद के जो जनक माने जाते हैं वो कौन है, वो है कार्ल मार्क्स। ये भैया कार्ल मार्क्स दार्शनिक भी माने जाते हैं, अर्थशास्त्री भी माने जाते हैं। इस प्रकार से बहुत से क्षेत्रों में इन्होंने योगदान दिया है। इनकी जो किताब है दास कैपिटल है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है,
ये इस प्रकार से फ्रांस में वर्ग संघर्ष का, माफ कीजिए, फ्रांस में राजक्रांति है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, दोनाल्ड भौतिकवाद है, इन सब के लिए कार्ल मार्क्स को जाना जाता है। सीएम जॉर्ज ने कहा था समाजवाद के विषय में कि समाजवाद एक ऐसी टोपी है जिसका रूप प्रत्येक व्यक्ति के पहनने के कारण बिगड़ गया है। अर्थात आज आप लोग देखते हैं कि जब आप कोई निजी काम करवाते हैं तो काम बहुत अच्छा चलता है, वही काम आप देखते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र में हो रहा है, कोई सरकारी भवन बन रहा है तो उस सरकारी भवन को बनने में 1 महीना लग जाता है, वहीं आप अपना घर बनवाते हैं तो 15 दिन में तैयार हो जाता है। कारण यह है कि समाजवाद में बहुत से निर्देशन हैं, तो उसमें कह सकते हैं कि बहुत भ्रष्टाचार उत्पन्न हो गया। यही कारण है कि समाजवादी देश जो हैं वो पतन की ओर जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, अगली जो भैया इसमें अर्थव्यवस्था बताई गई है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो 1929 में संपूर्ण विश्व में बहुत व्यापक मंदी आ गई, संपूर्ण विश्व इससे प्रभावित हो गया। अमेरिका इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, यूरोप भी प्रभावित हुआ, समस्त देश इससे धीरे धीरे प्रभावित हुए। धीरे धीरे भारत भी इसकी चपेट में आ रहा था। उसी समय एक अर्थशास्त्री हुए, उनका नाम था भैया जेएम कीन्स। क्या नाम था इस अर्थशास्त्री का? जेएम कीन्स, जॉन मेरार्ड कीन्स। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये बताया कि अब हमने देखा पूंजीगत अर्थव्यवस्था के विषय में, समाजवादी अर्थव्यवस्था के विषय में, दोनों में कुछ ना कुछ कमियां हैं। हमें क्या करना होगा? हमें बीच का रास्ता अपनाना होगा। और इस प्रकार से 1929 की मंदी से निपटने के लिए जेएम कीन्स ने एक नई अर्थव्यवस्था का जन्म दिया जिसे नाम दिया गया मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थात जहां पर समाजवाद और पूंजीवाद दोनों के दर्शन हमें दिखाई पड़े उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका सबसे उत्तम उदाहरण हम कह सकते हैं कि भारत जो है वो इसका सबसे उत्तम उदाहरण माना जाता है। अब भारत में सरकार भी योजनाएं बनाती है, बेरोजगारों के लिए योजनाएं बना रही है, विधवाओं के लिए योजनाएं बना रही है, विकलांगों के लिए योजनाएं बना रही है। इस प्रकार से सरकार भी योजनाएं बना रही है। इसके साथ साथ जो हमारे पूंजीपति हो गए, अडानी हो गए, टाटा हो गए, अंबानी हो गए, इस प्रकार से मोदी हो गए, इस प्रकार से जो बजाज हो गए, ये सब क्या कर रहे हैं? ये भी अपनी योजनाएं चला रहे हैं साथ साथ। तो जहां पर पूंजीपति, पूंजीवाद और समाजवाद का हमें मिश्रण दिखाई पड़े उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। अधिकतर एशिया के जो देश हैं, एशिया के जो 100% देश हैं वो सब हम कह सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के उदाहरण माने जाते हैं और भारत भी मिश्रित अर्थव्यवस्था का ही उदाहरण माना जाता है। एक प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था कब लागू हुई थी? तो लिख लेंगे 1948 में नेहरू जी की अगुवाई में भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू हुई थी और 1948 में ही भारत में प्रथम औद्योगिक नीति श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में लागू हुई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। उसके बाद आता है भैया वैश्विक संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो इसमें एक अर्थव्यवस्था होती है खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था का हम ये तात्पर्य लगाते हैं कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर आयात निर्यात स्वतंत्र रूप से होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था। जैसे 1991 के पहले हम बंद अर्थव्यवस्था में प्रमुख रूप से आ जाते हैं। पूरी तरीके से तो बंद नहीं थे, परंतु हम गिने चुने देशों के साथ व्यापार करते थे। परंतु 1991 के बाद क्या होता है कि जब एलपीजी मॉडल लागू होता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये 1991 में जब लागू हो जाता है तो इसके तहत क्या होता है कि भारत पूर्णतः खुली अर्थव्यवस्था वाला देश हो जाता है। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि जहां पर आयात व निर्यात व्यापक रूप से होते हैं उसे हम कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था। आज भारत एक आध देश जैसे पाकिस्तान हो गया उसको हम छोड़ दें, समस्त देशों के साथ हम व्यापार कर रहे हैं। पहले क्या था? वहीं रूस हो गया, चीन हो गया, अमेरिका हो गया, परंतु अब हम सिंगापुर से भी व्यापार कर रहे हैं, मॉरिशस से भी व्यापार कर रहे हैं, वियतनाम से भी व्यापार कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के देशों जो हैं उनसे हम सबसे व्यापार कर रहे हैं। उसके बाद अगली इसमें आती है बंद अर्थव्यवस्था। तो वहां पर क्या होगा कि जब आयात निर्यात क्या होंगे? ये बंद होंगे। बंद का मतलब है गिने चुने देशों के साथ। जहां पर आयात निर्यात गिने चुने देशों के साथ होते हैं उसे हम कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। इसका सबसे उत्तम उदाहरण कौन सा है भैया? उत्तर कोरिया। आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि उत्तर कोरिया का तानाशाह कौन है। हम देखेंगे कितने लोग बताएंगे। उत्तर कोरिया का तानाशाह आपको बताना है वर्तमान समय में उत्तर कोरिया का तानाशाह कौन सा है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अर्थव्यवस्था की शाखाएं। अर्थव्यवस्था की शाखाओं की अगर बात करें अर्थात इसे हम कितने रूपों में बांटते हैं तो ध्यान रखेंगे। इसके रूपों की अगर बात की जाए तो सामान्यतः 2 रूप हैं। पहला रूप इसका हो गया है सूक्ष्म अर्थशास्त्र, इसे ही भैया कहा गया है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तात्पर्य यह है कि जब अर्थव्यवस्था का प्रयोग हम एक छोटे रूप में करते हैं, माइक्रो का मतलब क्या हो गया?
छोटा रूप। जब अर्थव्यवस्था का अध्ययन हम एक छोटे रूप में करते हैं तो उसे कहा जाता है सूक्ष्म अर्थव्यवस्था। जैसे बच्चे जो कक्षा 11-12 तक की अर्थशास्त्र पढ़ते हैं वो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है। उसके बाद जैसे ही वो बीए में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है कि वहां पर सामान्यतः देखिए इंटर में भी कुछ अंश सब तो मैक्रो के आ गए हैं, परंतु बीए में औपचारिक रूप से क्या होता है कि व्यापक अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स वो पढ़ने लगते हैं। तो माइक्रो में क्या होगा, छोटा अध्ययन। जैसे हम लोग एक परिवार में रहते हैं तो परिवार की आय का अध्ययन, परिवार में एक उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता का अध्ययन, इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। इसमें जैसे जो व्यक्ति है कंज्यूमर है, इसमें उपभोक्ता का अध्ययन होगा, कंज्यूमर। उसके साथ साथ उपभोक्ता के बाद में उत्पादक का अध्ययन होगा, अर्थात जो उपभोक्ता वस्तुएं यूज कर रहा है वो कहां से आ रही है। उसके बाद इसमें जो उत्पादक है उसकी कीमत का अध्ययन होगा। यह सब किस में होता है, ये सब माइक्रो में होता है। उसके बाद अगली जो शाखा आती है वो है मैक्रो अर्थशास्त्र। मैक्रो का मतलब क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, व्यापक अर्थशास्त्र। व्यापक का मतलब ये है कि जब अर्थव्यवस्था का अध्ययन एक परिवार, एक उपभोक्ता से बढ़कर बहुत व्यापक हो जाए, अर्थात अब अर्थव्यवस्था का अध्ययन कहाँ होगा, एक देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन होगा। तो ध्यान रखेंगे कि जब इसका क्षेत्र बहुत व्यापक हो जाता है तब उससे हम कहते हैं व्यापक अर्थशास्त्र। जैसे अब बात हुई है कि जब एक देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन होगा तो देश में होती है राष्ट्रीय आय, इसका इसमें अध्ययन करेंगे। अब राष्ट्रीय आय के जो बढ़ाने के साधन, जैसे इसमें रोजगार का अध्ययन करेंगे, इसमें बेरोजगारी का अध्ययन करेंगे, उसके बाद जैसे इसमें मुद्रा का अध्ययन करेंगे, उसके बाद जैसे ध्यान रखेंगे इसमें, और इसमें जब एक देश की बात होगी तो यहां पर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन करते हैं। ध्यान देंगे यहां पे लिखा जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन करते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि ये अर्थव्यवस्था के रूप हैं, अर्थात ये एक छोटी सी झलक आपको बताई गई है विश्व की अर्थव्यवस्था की। यह है बहुत व्यापक, आपको एक छोटी सी पहचान इसमें बता दी गई है। तो इस प्रकार से हमने देखा एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के विषय में। अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय में हमने अभी आपको बताया कि लगभग 190 वर्षों तक भारत में ब्रिटिश शासन था। तो जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो किसके अधीन काम करती थी, वो ब्रिटेन के अधीन न करके काम करती थी। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे भारतीय अर्थव्यवस्था में जो यहाँ के खनिज संसाधन थे या फिर जो सोने की चिड़िया थी उसे कंगाल करने का जो कार्य कर रहे थे वो ब्रिटेन वासी कर रहे थे। यहाँ पर जैसे जॉन सुलिवन ने 1773 से 76, माफ कीजिए 1773 से 1776 का जो कार्यकाल है इसे जॉन सुलिवन ने डाकुओं का काल कहा है। क्या कहा है भैया, जॉन सुलिवन ने डाकुओं का कार्यकाल, डाकुओं का काल, माफ कीजिए डाकुओं का काल कहा है। इन्होंने एक और यहां पर कथन ये कहा है कि इस समय भारत को सबसे ज्यादा लूटा गया था। इनका यह मानना था कि यहाँ पर जैसे जो भारत के खनिज तत्व हैं, जो आवश्यक यहाँ पर कह सकते हैं कि वस्तुएं हैं, तो करते क्या हैं कि जो ब्रिटेन वासी हैं गंगा नदी में जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको एक स्पंज में वो सोख लेते हैं और कहाँ ले जाते हैं, टेम्स नदी में उसे निचोड़ देते हैं। कथन कई बार पूछा गया है, तो जॉन सुलिवन ने कथन कहा। इसका मतलब यह है कि यहाँ की जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो सब कहाँ जा रही हैं, वो सब ब्रिटेन में जा रही हैं। उसके बाद में दादा भाई नौरोजी, ध्यान रखेंगे भैया, दादा भाई नौरोजी ये भारत के प्रथम अर्थशास्त्री माने जाते हैं। ध्यान रखना है सभी को, भारत के प्रथम अर्थशास्त्री कौन है, तो ये हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की बात की थी। इनकी एक किताब है भैया, इसका प्रकाशन हुआ था 1868 में, लिख देंगे पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पुअर्टी एंड 1868 में इसका प्रकाशन हुआ था, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किताब प्रतियोगी परीक्षा में बहुत बार पूछी गई है। कारण क्या है कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था की कह सकते हैं पहली औपचारिक किताब मानी जाती है। तो दादा भाई नौरोजी ने इसमें एक सिद्धांत दिया था, उसका नाम था ड्रेन थ्योरी या धन निष्कासन का सिद्धांत। ध्यान रखेंगे सभी लोग, धन निष्कासन का सिद्धांत। क्या नाम दिया गया इसे, ड्रेन थ्योरी या धन निष्कासन का सिद्धांत। अर्थात यहाँ से जो धन जा रहा था, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, हमने आपको हिंदी में बताया था, उन्होंने क्या कहा था कि सर्वस्व लिए जात अंग्रेज हम केवल लेक्चर के तेज। अर्थात यहाँ से धन कहाँ जा रहा है, सब ब्रिटेन में जा रहा है। तो सबसे पहले पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इस पुस्तक में बताया गया धन निष्कासन का सिद्धांत कि यहाँ से धन कहाँ जा रहा है, सब ब्रिटेन में जा रहा है। और इसी समय दादा भाई नौरोजी ने बताया कि जो भारत की प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है, प्रति व्यक्ति आय। ध्यान रखेंगे, इन्होंने बताया था कि भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, 20 रुपए, बहुत कम।
इसके आसपास बताया कि भी भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 20 रुपये है। और आपको ध्यान रखना है कि जो दादा भाई नौरोजी हैं ये सर्वप्रथम जो कह सकते हैं कि जो ब्रिटेन की कॉमन सभा थी उसमें ये सदस्य चुने गए थे। कब? 1892 में। ये पहले भारतीय थे जो 1892 में ब्रिटेन के कॉमन सभा के सदस्य चुने गए थे फिन्सबरी से। तो आज हम लोगों ने देखा भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था की आज तो औपचारिक शुरुआत नहीं हो पाई है, आज हम लोग वैश्विक अर्थव्यवस्था पर ही चर्चा कर रहे थे। अगला जो हमारा वीडियो होगा उस पर हम लोग अर्थव्यवस्था की औपचारिक शुरुआत करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था पर संपूर्ण अध्ययन करेंगे। ये भैया आप लोग लिखते अवश्य चले, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु की से हम लोग छोटा छोटा करके बता रहे हैं कि क्लास हमारी छोटी और आपको बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ही मिले। और आपको करना क्या है कि हमारे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। धन्यवाद मित्रों।